स्टार्ट। तो आज का चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो इसे हम लोग दो सेक्शन में पढ़ेंगे। एक हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल के बारे में और दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो जैसे इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ है, किरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। किरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वेयर ब्लैक। Sukant, why is the place so black and dusty? She asked. This is because of the coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal, replied Sukant. तो इसमें चर्चा है कि किरी नाम की एक बच्ची है जो सुकांत के घर जा रही है, जिसका घर है कि धनबाद में। और धनबाद के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तुम? धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह, ये सारा का सारा जो है झारखंड का एरिया, जहाँ पर बहुत सारी खान है, बहुत सारे कोयले की खान है, अलग अलग मिनरल की खान है, लोहे की खान है, एल्युमिनियम की खान है। तो वही एक बच्ची है किरी जो पूछ रही है रास्ते में देख करके कि भाई ये सब जगह पे काला काला और बालू के जैसा, धूल के जैसा क्या है। तो वो बच्चा बता रहा है उससे कि एक्चुअली में यहाँ पर कोल माइंस है, कोयले की खान है और उसमें से कोयला निकलता है और कोयला काला होता ही है। इसी वजह से ये सारी जगह अगल बगल में काली काली जैसी दिख रही है। तो अब वो बच्ची पूछती है कि व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल क्या है। तो तुम बताओ कि मिनरल क्या है। क्या वही जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में क्या यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में कोल यूज़ किया जाता है। हाँ, और आयरन मेटल बनाने में यूज़ होता है। और जब हम लोगों ने साइंस पढ़ा होगा तब भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं ना कि पौधे फोटोसिंथेसिस के समय ज़मीन से, जड़ों से मिनरल लेते हैं और पानी लेते हैं। तो मिनरल का मतलब होता है खनिज लवण, खनिज। और खनिज वो चीज़ है जिसको कि हम ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं। मेरे ख्याल से हिंदी में एक शब्द है खनिक, उसका मतलब ऐसा ही कुछ होता है कि जो लोग खान में काम करते हैं। तो अब व्हाट आर मिनरल्स, इसके जवाब में ये बच्चा बताता है कि हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स? The flour, milk, sugar and sometimes eggs are mixed together. While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately? Just as in the biscuits, there are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust. तो ये बच्चा सुकांत अपनी दोस्त को बताता है कि जैसे अगर हम कोई बिस्किट खाते हैं जो कि किन किन चीज़ों से बना हुआ है। बिस्किट बनाया जाता है गेहूं के आटे से, दूध से, चीनी से और कभी कभी उसमें अंडे भी मिलाए जाते हैं। लेकिन हमें जो बेक किया हुआ बिस्किट मिलता है या हम दुकान से जो पैकेट खरीद करके लाते हैं बिस्किट, उसमें हमें कहीं भी ये चीज़ें उसके सरफेस पर दिखाई नहीं देती, या खाने से भी हम नहीं कह सकते कि हाँ इसमें ये चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन एक्चुअली में ये इन सारी चीज़ों से बना हुआ होता है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं मिनरल के बारे में, तो एक्चुअली में धरती पर, धरती के ऊपरी सतह के नीचे ज़मीन में, जैसे कुछ जगहों पर हो सकता है कि ये 500 फीट के नीचे हो, कुछ जगहों पर 1000 फीट के नीचे हो। इस तरह से ज़मीन के नीचे अलग अलग गहराइयों पर कई इलाकों में मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये मिनरल कई बार मिट्टी के साथ में मिले हुए होते हैं, चट्टान के साथ में मिले हुए होते हैं। एक्चुअली में ज़्यादातर समय में ये चट्टान के साथ में ही मिले हुए होते हैं। और यही वजह है कि धरती का ऊपर का जो क्रस्ट है, ऊपर की जो परत है, वो थोड़ी कठोर भी होती है। मैदानी इलाकों में ये परत ज़्यादा कठोर नहीं होती, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं या ऐसे इलाके जहाँ पर खनिज लवण, मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ सोना ज़्यादा पाया जाता है, चांदी, बॉक्साइट, लोहा, कोयला, उस इलाकों में ये मिट्टी कठोर होगी, क्योंकि उसके साथ में मिनरल के साथ साथ में चट्टान भी मिला हुआ होता है।
A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। एक छोटा सा डिफिनीशन है मिनरल का कि मिनरल आखिर है क्या। तो वो केमिकल कंपोजिशन है, कुछ खास केमिकल से बन कर के तैयार हुआ है। अब कंपोजिशन की बात है तो मिनरल में हो सकता है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा हों, कुछ चीज़ें कम हों, कोई अलग एलिमेंट इतना परसेंट हो, कोई दूसरा एलिमेंट इतना परसेंट हो, ऐसे करके हो सकता है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, दे आर कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ रॉक फॉर्मेशंस। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। अब एक ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि इस धरती पर जो इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इतने सारे देश हैं, जो रहने की जगह है, लैंड फॉर्म है, उसमें मिनरल हर जगह पर बराबर मात्रा में नहीं बटा हुआ है कि कुछ हिस्से में कोई एक मिनरल ज़्यादा है तो किसी दूसरे हिस्से में कोई दूसरा मिनरल ज़्यादा है। और कुछ ऐसे भी इलाके हो सकते हैं जहाँ खान वगैरह हो ही ना, वहाँ पर मिनरल हो ही ना। या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में मिनरल हो। तो एक्चुअली में जहाँ भी चट्टानें बनी हुई हैं, चट्टान दिखता है, चट्टान वाला सरफेस है या चट्टान अभी भी मौजूद है, वहाँ पर मिनरल होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि ये जो मिनरल हम लोग बातें कर रहे हैं, ये मिनरल ओर के फॉर्म में होता है, अयस्क के तौर पर होता है, ये चट्टान के साथ में मिला हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में जैसे लोहा है, तांबा है, तो बिल्कुल उस तरह का उसकी प्लेट या उसका कोई बॉल हमें कहीं पर खुदाई करने से मिल जाए। वो जब मिलेगा वहाँ पर तो वो चट्टान के साथ में, चट्टानी मिट्टी के साथ में मिला हुआ होगा और हमें फैक्ट्री में ला करके उसे गर्म करना होगा, उसमें से कुछ और जो वेस्टेज हैं, अलग मटेरियल्स हैं, उन्हें हटाना पड़ेगा, फिर जा कर के हमें ओरिजिनल फॉर्म में लोहा मिल पाएगा, कॉपर मिल पाएगा, एल्युमिनियम मिल पाएगा, इस तरह की चीज़ें। अब जैसे कोयला ही है जो धनबाद वगैरह, धनबाद के क्षेत्र में, और कौन सी जगह है ये, झड़िया के जगह में, वहाँ पर मिलता है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए कई जगहों पर ये फ़र्क करना मुश्किल हो पाएगा कि आखिर में वो कोयला है या काली मिट्टी है। लेकिन अगर वो कोयला है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होगा, कठोर होगा मिट्टी की तुलना में। इसमें ये भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि कुछ ऐसे भी एरिया हैं, सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। तो आर्कटिक ओशन बेड और अंटार्कटिका, ये दोनों के दोनों बर्फीले क्षेत्र हैं। तो आर्कटिक ओशन के समुद्र के तल में वहाँ पर भी कई मिनरल्स अवेलेबल हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि हम उस समुद्र के तल से आसानी से कोई मिनरल बाहर नहीं निकाल सकते, या वहाँ जाना आना थोड़ा मुश्किल होता है। और अंटार्कटिका तो पूरा का पूरा बर्फीला क्षेत्र ही है, वहाँ तो लिविंग कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, लोग रह नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगाई जा सकती है। लेकिन वहाँ भी मिनरल अवेलेबल है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मिनरल हमारे धरती पर अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिनरल मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ आयरन है, कॉपर है, कोल है तो दुनिया के सारे देशों में ये मौजूद है, ऐसा नहीं है। तो चूँकि हर जगह का क्लाइमेट एक जैसा नहीं है, हर जगह पर मौसम एक जैसा नहीं है, हर जगह का जो मिट्टी वाला क्रस्ट है, मिट्टी का ऊपर वाला क्षेत्र है, वो एक जैसा नहीं है। कुछ जगहों पे पहाड़ ज़्यादा हैं, कुछ जगहों पे नदियाँ ज़्यादा हैं, कोई रेगिस्तानी इलाका है। तो इसी वजह से वहाँ पर मिलने वाले मिनरल जो हैं वो भी अलग अलग हैं। और मिनरल को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो मिनरल पहचाने जा सकते हैं
अगर हम कहीं देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह का चट्टान ज़्यादा है तो वहाँ पर एक तरह के मिनरल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो इसी तरह से मिनरल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि वो किस रंग में दिख रहा है, क्या उसका डेंसिटी है, क्या हार्डनेस है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसमें कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मिनरल्स। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो वैसे तो धरती पर कुल मिलाकर के कहा जाता है कि 3000 या उससे ज़्यादा मिनरल अवेलेबल है, लेकिन आमतौर पर वो मिनरल उसका कंपोजिशन क्या है, किन किन एलिमेंट्स से बना हुआ है, इसके बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो दो ब्रॉड कैटेगरी है, एक है मेटालिक और दूसरा नॉन मेटालिक। मेटालिक धातुई और दूसरा अधातु। और मेटालिक मिनरल्स को भी फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है फेरस और दूसरा है नॉन फेरस। फेरस में लोहा और उससे संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, और नॉन फेरस में कोयला। हाँ, लोहे को छोड़कर के बाकी जैसे कि कोयला है या कुछ और है, वो सब का सब आ जाएगा। नहीं, वो शायद नॉन मेटालिक में होगा। हाँ, नॉन मेटालिक में होगा। कोयला नॉन मेटालिक है। बात नॉन फेरस की है तो यहाँ पर कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, ये चीज़ें होंगी। मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Iron ore, bauxite, manganese ore are some examples. Metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Ferrous minerals like iron ore, manganese and chromites contain iron. A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। तो अभी अभी हम लोगों ने मिनरल को दो कैटेगरी में बांटा, मेटालिक और नॉन मेटालिक। अब हम यहाँ देख रहे हैं मेटालिक का भी दो क्लासिफिकेशन है, फेरस और नॉन फेरस। तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर मेटालिक मिनरल होते कैसे हैं। तो आम तौर पर जो मेटालिक मिनरल होंगे ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनमें एक तरह की साइन होती है, अगर इसके किसी एक हिस्से को हम ज़मीन से, बालू से, किसी रुखड़े चीज़ से रगड़ेंगे, वहाँ पर अगर थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पर चमक दिख सकती है, एक साइन दिख सकती है। मेटालिक मिनरल में जो फेरस मिनरल होते हैं उसकी कैटेगरी में आता है आयरन और मैग्नीज आता है, क्रोमाइट आता है, क्योंकि इन सब के साथ में आयरन मिला हुआ होता है। जबकि जो नॉन फेरस मिनरल होते हैं उसमें कुछ और एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ और मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, लेड हो सकता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन है? नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो नॉन मेटालिक में वो सारे आ जाएंगे जो कि धातु नहीं हैं, जैसे कि चूना पत्थर, लाइमस्टोन, माइका, अबरख, जिप्सम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए नॉन मेटालिक। कोल की बात करें, कोल भी मिनरल है तो वो भी नॉन मेटालिक है। और बाकी सारे जैसे कि आते हैं ना, मिनरल फ्यूल की कैटेगरी में कोल आएगा, पेट्रोलियम आएगा, ये सब के सब नॉन मेटालिक मिनरल हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। अब बात है कि हमें पता चल जाता है कहीं पर कि हाँ ये एक एरिया है, एक रीजन है धरती का, एक देश का, राज्य का, जहाँ पर मिनरल अवेलेबल है। तो बात है कि मिनरल ऊपर में ज़मीन के सरफेस पर तो दिखाई दे नहीं रहा होगा, वो ज़मीन के अंदर में है, वो अलग अलग गहराइयों पर मौजूद है। तो हमें उसकी खुदाई करके निकालना होता है। तो खुदाई करने के बारे में भी तरीके हैं कि वो कितनी गहराई में है, इसके हिसाब से ये तय होता है कि हाउ वी विल एक्सट्रैक्ट द मिनरल, कि हम उसकी खुदाई कैसे करेंगे, ज़मीन में से कैसे निकालेंगे।
इसके जो बड़े तरीके हैं वो है माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। माइनिंग में दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, एक है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा है सॉफ्ट माइनिंग। और एक ड्रिलिंग का तरीका अलग है, माइनिंग के पैरेलल में साथ में एक तीसरा तरीका है क्वेरिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो धरती की सतह के नीचे चट्टानों में जो मिनरल दबा हुआ है उसे निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम माइनिंग कहते हैं। अभी जैसे धनबाद में पहले हुआ करता था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM, तो एक समय में वही कॉलेज पूरे देश भर में इतना पॉपुलर था जहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में, माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में, मेटलर्जरी के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती थी। बाद में उस इंस्टीट्यूशन को IIT के साथ इंटीग्रेट कर लिया गया है, वो IIT धनबाद कहलाता है। मिनरल दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। तो ऐसे मिनरल जो धरती की सतह के बहुत ऊपर के सतह में पाए जाते हैं, मतलब ज़रा सा खुदाई करो तो वहाँ पर वो दिखने लगेगा, इस टेक्निक को ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। और जहाँ पर हमें ज़्यादा खुदाई करनी होती है, बहुत गहराई वाले बोरवेल बिठाने होते हैं, उस केस में वहाँ पर शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं और तब उसे हम लोग शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। डीप बोर्स कॉल्ड shafts have to be made to reach mineral deposits that lie at great depths. This is called shaft mining. Petroleum and natural gas occur far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling. अब पेट्रोलियम की बात है और नेचुरल गैस के बारे में बताया जा रहा है, तो इसकी खुदाई बहुत ज़्यादा करके निकाली जाती है, ज़मीन के अंदर में हमें बहुत ज़्यादा खुदाई करनी होती है, तो वहाँ पर ड्रिलिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। और ऐसे मिनरल जो बिल्कुल सरफेस के पास में ही पाते हैं, जैसे कि जो सबसे कम गहराई में मिलेगा, उसे हम क्वेरिंग कहेंगे। तो कुल मिलाकर के 3 तरीके हो गए मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। क्वेरिंग उसमें से वो टेक्निक है जिसमें हम बस हल्की खुदाई से ज़मीन के सरफेस के आसपास से ही चीज़ें मिनरल्स को बाहर निकाल लेते हैं। ड्रिलिंग में वो टेक्निक आती है जहाँ पर हम ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक ड्रिलिंग करते हैं, बोरवेल सेटअप करते हैं और वहाँ से पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसी चीज़ें निकाली जाती हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा कि माइनिंग में 2 टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, एक है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा है सॉफ्ट माइनिंग। तो सॉफ्ट माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग में छोटा सा डिफरेंस ये है कि माइनिंग में ज़मीन की कम खुदाई करनी होती है और सॉफ्ट माइनिंग में हमें ज़मीन की बहुत ज़्यादा खुदाई करनी होती है। अब हम लोग बातें करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में, कि धरती पर जो इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इतने सारे ओशंस हैं, तो किस इलाके में किस मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन शेयर ज़्यादा है। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर आती है कि आखिर मिनरल बने कैसे होंगे, मिनरल कैसे बने होंगे। हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी का इतिहास बहुत पुराना है। पृथ्वी का उद्भव, पृथ्वी का जन्म कितने करोड़ों वर्ष पहले हुआ होगा और शुरुआती दौर में पृथ्वी जलती हुई आग का गोले के तौर पर रही होगी। आगे चल कर के ये आग का गोला ठंडा हुआ होगा, इसके ऊपर का सरफेस धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ होगा। लेकिन अभी भी हम लोग जानते हैं कि धरती के अंदर में, इसके बिल्कुल कोर में, वहाँ पर अभी भी पिघलता हुआ मैग्मा है, और वो जो शायद इतना ही गर्म हो सकता है जैसे कि सूरज गर्म है, या सूरज थोड़ी कम गर्मी का होगा, है ना। तो ये जो मैग्मा है, ये जब ठंडा होता है तो ये आगे चल कर के अलग अलग रॉक के तौर पर फॉर्म होता है। हम लोगों ने पहले ये भी पढ़ा हुआ है कि धरती के अंदर में से ये जो लावा है वो अलग अलग प्रेशर की स्थिति में अलग अलग हीट
टेम्परेचर की स्थिति में ये ठंडा होकर के इग्नस रॉक बनता है, और इग्नस रॉक पर जब अलग तरीके से हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। हम लोगों ने पहले सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में भी पढ़ा है, जहाँ पर धरती के अंदर में कई जगहों पर एक के ऊपर एक परतें जमती हैं, और वो धीरे धीरे वो परत जम करके इतनी सख्त हो जाती है, इतना हार्ड हो जाता है कि वो चट्टान बन जाए, तो उसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। तो हम लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं कि जहाँ भी हमें मिनरल चाहिए तो वो जगह आमतौर पर चट्टानी होती है, और उन चट्टानों के ओर में अयस्क में हमें तरह तरह के मिनरल्स मिलते हैं। कुछ मिनरल हमें इग्नस रॉक से मिलते हैं, कुछ मिनरल हमें मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं, और कुछ और भी अलग तरह के मिनरल होते हैं जो हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स formations that form large plateaus। तो ये एक बात यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि जो मेटालिक मिनरल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलेंगे। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा, आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने उस रीजन का नाम लिया जहाँ पर इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स ज़्यादा है, और इसी वजह से इस हिस्से में मेटालिक मिनरल्स भी ज़्यादा हैं। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कॉकासस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन and phosphate beds of Algeria are some examples। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मेटालिक मिनरल्स इग्नस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में ज़्यादा पाया जाता है, और उनके क्षेत्रों के बारे में हम लोगों ने बात की, उसी तरीके से ऐसा भी है कि सेडिमेंट्री रॉक में नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक के जो बड़े बड़े फॉर्मेशंस हैं उसका बड़ा बड़ा जो रीजन है उसमें नाम आता है कॉकासस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया। तो अल्जीरिया में फॉस्फेट पाया जाता है, यूक्रेन और जॉर्जिया में मैग्नीज के डिपॉजिट्स हैं, फ्रांस के कॉकासस में लाइमस्टोन का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो यहाँ से हम इस तरह के नॉन मेटालिक मिनरल को निकाल सकते हैं। अब जैसे एक इम्पॉर्टेंट बात है मिनरल फ्यूल्स के बारे में, तो मिनरल फ्यूल्स में किस किस को गिनते हैं हम लोग? मिनरल फ्यूल में कौन कौन से मिनरल गिने जाएंगे जिसे हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? कोयला, पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में वाले एरिया में पाया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज कि अलग अलग महादेश में, अलग अलग महाद्वीप में कौन कौन से मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं एशिया की, तो चाइना और इंडिया ये दो ऐसे बड़े देश हैं जहाँ पर आयरन और लोहे के अयस्क सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। एशिया, द कंटिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टीन। तो एशिया महादेश को ये दर्जा मिला हुआ है कि पूरी दुनिया में जो टीन का उत्पादन होता है उसमें से 50% यहाँ पर ही होता है, यहाँ ही वो खान से निकाला जाता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर एमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर्स। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। टंगस्टन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं मालूम है? टंगस्टन का इस्तेमाल काफ़ी सारा कंप्यूटर के चिप बोर्ड बनाने में भी होता है। मेरे ख्याल से माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, लेकिन ये चीज़ें होंगी कम क्वांटिटी में होंगी। अब अगला महादेश आता है यूरोप। यूरोप का नाम किस मिनरल को लेकर के ज़्यादा चर्चित है? यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा एशिया के बारे में कि एशिया में पूरी दुनिया का टीन का 50% से ज़्यादा उत्पादन होता है, उसी तरह से यूरोप में पूरी दुनिया में जितना भी लोहा, आयरन अयस्क
आयरन और उसका उत्पादन होता है या खान से निकाला जाता है, उसका सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा यूरोप से मिलता है हमें। अब यूरोप में भी कुछ एक देश होंगे जहाँ पर आयरन और ज़्यादा अवेलेबल होगा, उसमें से नाम आता है रसिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस का। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया। अब अगले महादेश का नंबर है दैट इज नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। यहाँ 3 अलग अलग रीजन हैं, जैसे द कनाडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द एपलाचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। आयरन ओर, निकेल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कनाडियन सील्ड region. Coal in the Appalachian regions. Western Cordilleras have vast deposits of copper, lead, zinc, gold and silver. अच्छा, किस किस महादेश में कौन सा मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, ये हम लोग किताब में देख रहे हैं कि मैप के ज़रिए भी दिखाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग सिंबल्स के ज़रिए इंडिकेट किया गया है कि हाँ, ये जो महादेश हैं यहाँ पर आयरन, कॉपर और बॉक्साइट अवेलेबल है, और ये दूसरे महादेश के इस अलग अलग हिस्से में ये जो है ना मिनरल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। अगले महादेश का नंबर है दैट इज़ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में बताते हैं कि ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। हाई ग्रेड आयरन ओर, तो इसका मतलब ये है कि जो हमें आयरन ओर, लोहे के अयस्क अलग अलग खानों में मिलते हैं, उसमें भी लो ग्रेड का होता है, मीडियम ग्रेड का होता है और हाई ग्रेड का होता है। तो जहाँ पर हाई ग्रेड आयरन ओर की बात है तो नेचुरली उस ओर में लोहे की मात्रा ज़्यादा रहती होगी और बाकी वेस्ट मटेरियल की मात्रा कम रहती होगी। मतलब अगर हम बात करें एक बड़े से चट्टान की, एक बड़े से आयरन ओर के टुकड़े की, तो जो ब्राज़ील में मिलता है अगर उसे प्रोसेस करेंगे तो उस हिस्से से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आयरन मिलेगा। Chile and Peru are leading producers of copper. Brazil and Bolivia are among the world's largest producers of tin. अगर इंडिविजुअली देश के कंट्री वाइज बात करें तो यहाँ पर ब्राज़ील और बोलीविया का नाम भी आता है दुनिया के सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करने वाले देशों में। जबकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एशिया में पूरी दुनिया का 50% से ज़्यादा टिन प्रोडक्शन होता है। आगे, South America also has large deposits of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. अगला महादेश है अफ्रीका। Africa is rich in mineral resources. It is the world's largest producer of diamond, gold and platinum. अब देख लो कि अफ्रीका में लोग तो काले काले होते हैं, लेकिन वहाँ जो ज्वेलरी वाले मिनरल्स हैं जैसे कि डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम, इसकी सबसे बड़ी बड़ी खानें वहीं पर हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। वहाँ पर सोने का बहुत ज़्यादा खान मौजूद है। The other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. Oil is also found in Nigeria, Libya and Angola. थोड़ा सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी वहाँ पर अवेलेबल है खानों में, लेकिन वो बहुत ही कम देशों में है, कम क्वांटिटी में है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट का नंबर आ रहा है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट से कौन सा मेटल निकलता है? बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम मिलता है। और पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इट इज़ ऑल्सो ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। अब यहाँ पर भी एक दो अलग अलग रीजन का नाम दिया गया है, जैसे देखो एक है कलगोरली रीजन और दूसरा है कुलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दैट हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। वहाँ पर सोने की खदानें हैं। अब हम लोग उस
कॉन्टिनेंट की बात करने जा रहे हैं मिनरल्स के रेफरेंस में, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वाइड variety of mineral deposits such as some probably large significant size of deposits of coal in the transantarctic mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial quantities. अभी जब हम लोगों ने अंटार्कटिका के बारे में बातें की तो इसमें लिखा हुआ है फोरकास्टेड। तो ऐसा है कि सैटेलाइट इमेज के जरिए अंटार्कटिका रीजन का जो रेडिएशन है या कुछ और भी टेक्निक साइंटिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए ये अंदाज़ा है, ये फोरकास्टिंग है कि अंटार्कटिका के इस एरिया में ये सारे मिनरल्स हो सकते हैं। लेकिन अभी भी चूँकि अंटार्कटिका में सब जगह पर बर्फ़ और बर्फ़ ही है, वो हम लोगों के लिए उतना हैबिटेटेबल जगह है नहीं, वहाँ पर आसानी से रहना या प्रोडक्शन करना, फैक्ट्री सेटअप करना ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो इसीलिए ये एक एस्टिमेशन है, एक अंदाज़ा है, फोरकास्टिंग है कि अंटार्कटिका की जो भूगर्भीय स्थिति है, उसका जो जियोलॉजी है, उसके हिसाब से वहाँ पर ये सारे मिनरल हो सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बातें की उसके बारे में कि अलग अलग महादेश में कौन कौन से मिनरल्स कम या ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिया, आवर ओन कंट्री। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आयरन। इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। अब एक संयोग की बात है, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ब्राज़ील के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर भी हाई ग्रेड आयरन ओर अवेलेबल है, उसी तरह से इंडिया में भी जो आयरन ओर अवेलेबल है वो हाई ग्रेड है। द मिनरल इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। थोड़े साल पहले 12-15 साल पहले मेरे ख्याल से झारखंड बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, ये अलग स्टेट नहीं था। और उस समय झारखंड को हम लोग भारत का रूर कहते थे। पहले पूरी दुनिया में जर्मनी को रूर कहा जाता है। रूर शब्द का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ की मिट्टी मिनरल की वजह से बहुत ज़्यादा कीमती है। उसी तरह से भारत में ये जो झारखंड वाला एरिया है वो भी तरह तरह के मिनरल्स की वजह से बहुत ज़्यादा ही कीमती है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर खेती की ज़मीनें कम हो सकती हैं लेकिन वहाँ पर खान बहुत ज़्यादा है और ज़मीन के अंदर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं। अगला एलिमेंट है, अगला मेटल है, दैट इज अगला मिनरल है बॉक्साइट। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर झारखंड। अब देखो फिर से नाम है झारखंड का, झारखंड में बॉक्साइट भी अवेलेबल है। इसके अलावा बॉक्साइट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिलता है। बॉक्साइट से हम लोग क्या निकालते हैं? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है। माइका डिपॉजिट्स मेनली अकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। ये याद रखने वाली बात है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूस करने वाला देश है। माइका को हिंदी में क्या बोलते हैं? अबरख। हाँ, हो सकता है तुमने अबरख देखा हो, देखा है कि नहीं, याद है कि नहीं? होली में जो हम लोग अबीर इस्तेमाल करते हैं तो अबीर के रंग में स्पार्कल लाने के लिए उसमें अबरख के महीन महीन टुकड़े होते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि अबरख जो है उसके साथ एक स्पेशल बात है कि वो हीट का कंडक्टर होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो हम लोगों के घरों में ये जो आयरन प्रेस करने वाला आयरन मौजूद होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसके बाद एक पट्टी लगी होती है माइका की। तो हीटिंग एलिमेंट के लाल होने से, गर्म होने से माइका गर्म हो जाता है और उसके साथ में संपर्क है आयरन की पट्टी का जो गर्म हो जाता है, लेकिन करंट फ्लो नहीं करता। नहीं तो हम लोग आयरन प्रेस करने वाले आयरन से आयरन कर ही नहीं पाते, वो तो हमें करंट ही लग जाता, शॉर्ट सर्किट हो जाता। कॉपर
इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अब एक बात कॉपर के बारे में बताओ कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात कर रहे हैं, चालक होने की बात कर रहे हैं, तो आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर, इसमें से सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है? कॉपर। कॉपर है, हाँ। दूसरा नंबर आता है एल्युमिनियम का और लोहे का नंबर तीसरा आएगा। तो हम लोग देखते हैं ना कि मार्केट में जो दुकानों में इलेक्ट्रिसिटी केबल्स मिलती हैं तो मैक्सिमम उसमें से कॉपर की होती हैं। हाई क्वालिटी वायरिंग के लिए या उसके इस्तेमाल के लिए कॉपर केबल की वायरिंग अच्छी होती है। एल्युमिनियम वाला जो वायर है उसकी लाइफ कम होती है और लोहे वाला तो बस वो तो टेम्पररी है, वो तो कब जल जाए, कब उसमें रस्ट आ जाए, कब वो कनेक्शन हो ना हो, है ना। अगला मिनरल है मैग्नीज। इंडियाज मैग्नीज डिपॉजिट्स लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो अब तो आगे इस तरह में है ना, जैसे यहाँ पर मिनरल्स का नाम दिया गया है और भारत के किस किस स्टेट्स में उसकी अवेलेबिलिटी है, उसकी खान की, ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट मिनरल इज लाइमस्टोन। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो लाइमस्टोन है क्या? लाइमस्टोन चूना पत्थर, घर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, पेंट वगैरह करते हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। और लाइमस्टोन उस पत्थर से अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रियाँ प्रोसेस करके आर्टिफिशियल मार्बल, ग्रेनाइट या हो सकता है ये टाइल वगैरह भी बना सकती हैं, फैक्ट्रियाँ बनाती हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे कोस्टियर एलिमेंट गोल्ड। मेरे ख्याल से गोल्ड से ज़्यादा कोस्टियर वो है ना, प्लेटिनम। हाँ। नहीं, अच्छा। फिर डायमंड है, फिर उसके डायमंड बाद है। प्लेटिनम। अच्छा, फिर भी आम आदमियों की ज़िंदगी में गोल्ड बहुत ही प्रीशियस एलिमेंट है। तो अपने देश में सोने की खान कहाँ कहाँ है? कोलार इन कर्नाटका हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। दीज माइन्स आर अमंग द डिपॉजिट इन द वर्ल्ड विच मेक्स माइनिंग ऑफ दिस ओर ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अच्छा, ये बात इसमें बताई जा रहे हैं कि सोने की जो खान होती है वो आमतौर पर जहाँ भी हैं वो धरती की बहुत गहराई में है और इसकी वजह से इसकी खुदाई करना भी मुश्किल होता है या खर्चीला होता है, और शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है सोने के महंगे होने की। अगर इसे एक्सट्रैक्ट करना महंगा होगा, खर्चीला होगा, टीडियस जॉब होगा, तो ऑब्वियसली सोना महंगा होगा ना। अब हम लोग अगला मिनरल देख रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है और खाने के स्वाद को इंटरेस्टिंग बना देता है और किचन में तो इसके बिना काम ही ना हो, वो है साल्ट। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ साल्ट। तो इसी साल्ट से कॉमन साल्ट, ये जो हमारे यहाँ सोडियम क्लोराइड घरों में हम लोग नमक इस्तेमाल करते हैं, वो निकाला जाता है। अच्छा, अब ये भारत में जिस जिस जगह पे इसकी अवेलेबिलिटी है उसी में से किसी एक जगह का संबंध गांधी जी से भी हो सकता है। जब गांधी जी ने आंदोलन किया था कि नहीं, हम अंग्रेज़ों का बनाया नमक नहीं खरीदेंगे, हम समुद्र से या उससे नमक खुद ही बनाएंगे। मुझे लगता है गुजरात के आसपास का कोई इलाका होगा, किसी नदी का नाम भी जुड़ा है इसके साथ में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ मिनरल्स। अब हम लोग बातें करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में मिनरल का क्या क्या इस्तेमाल है। मिनरल्स आर यूज्ड वाइडली इन मेनी इंडस्ट्रीज। आमतौर पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल क्या होगा भाई? कहीं भी अगर हम घर बनाते हैं तो लोहे की छड़ें चाहिए, अगर घर की वायरिंग होनी है तो कॉपर की केबल्स चाहिए, उसके ऊपर में टीन का शेड लगाना है तो टीन की पट्टी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। These are then set in various styles for jewelry. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Silicon used in the computer industry is obtained from quartz. Aluminium obtained from its ore. Bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industry, building and even in kitchen cookware.
तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मिनरल्स के नाम कि उनका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, किस चीज़ को बनाने में किस चीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल है। अच्छा, यहाँ पर बात थी एल्युमिनियम के बारे में जो कि बॉक्साइट से निकालते हैं। तो एल्युमिनियम और आयरन की बात करें तो इन दोनों में एक बड़ा अंतर क्या है? एक अंतर हो सकता है इसके वेट को लेकर के, वजन को लेकर के। लोहे का बर्तन भारी होगा और एल्युमिनियम का जो बर्तन होगा वो हल्का होगा। मुझे लगता है कि किचन में आजकल के समय में ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं वो एल्युमिनियम या एल्युमिनियम बेस्ड ही होते हैं। जो कुकर होता है उसमें भी एल्युमिनियम का ज़्यादा परसेंटेज हो सकता है, पर उसका लेयर होता है उसमें। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो चीज़ों को अगर मेटालिक ही रखना हमारी मजबूरी है कि वो धातु ही होना चाहिए लेकिन उसका वज़न ज़्यादा ना हो, तो उस केस में एल्युमिनियम का इस्तेमाल होगा। इसीलिए इसमें नाम है एयरप्लेन्स बनाने के बारे में कि हवाई जहाज़ की बॉडी बनाने में भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल होगा, बस की बॉडी बनाने में, ट्रक की बॉडी बनाने में, है ना। अच्छा, इसमें यह भी बताया गया है कि जो ज्वेलरी हमारा कुछ एक मिनरल्स से बनता है, जैसे कि सिल्वर से बनता है, गोल्ड से बनता है, डायमंड से बनता है, तो ये सारे के सारे मिनरल जो हैं होंगे ये हार्ड होंगे। तांबा का तो आम जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, बर्तनों में, बिजली के तार में और भी बहुत सारी चीज़ों में। और इसका इस्तेमाल मेरे ख्याल से सिक्के बनाने में भी है, पाइप बनाने में भी है। तांबा में जंग नहीं लगता ना, तो अगर लोगों के पास में सफिशिएंट पैसे हों, बजट हों, तो वो कई तरह के पाइप या चीज़ें कॉपर का इस्तेमाल पसंद करेंगे। और अगर उनके पास में कम पैसे होंगे तो उस केस में वो लोहे का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिकॉन वो क्वार्ट्ज नाम के मिनरल से निकलता है, और सिलिकॉन का कितना ज़्यादा इस्तेमाल है कंप्यूटर इंडस्ट्री में ये बताने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे अमेरिका में एक जगह ही है उसका नाम है सिलिकॉन वैली। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिलिकॉन क्वार्ट्ज की खान होगी, हो सकता है वहाँ पर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर पार्क हो, और वही है। अगला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, और ये इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका संबंध इन्वायरमेंट के साथ में है, इसका संबंध हमारे फ्यूचर लाइफ के बारे में है। हम लोग मिनरल को कंजर्व क्यों करेंगे, उसे बचा करके इस्तेमाल करने की बात क्यों होगी? क्योंकि मिनरल बना पाना हमारे हाथ में नहीं है, और अगर साइंटिस्ट ऐसा कुछ फैक्ट्री या लेबोरेटरी सेटअप करते हैं जहाँ पर वो कोई मिनरल बना भी लें, तो वो बनाएंगे कहाँ से? वो एक्चुअली में बनाएंगे नहीं, वो तो बस प्यूरीफाई करेंगे। उन्हें किसी न किसी खान से उसका ओर मिल जाएगा, उसका अयस्क मिल जाएगा, और वो उससे प्यूरीफाई करेंगे। ये आदमी के बस की चीज़ ही नहीं है कि हम मिनरल खुद से बना सकें। हम लोग कोयला खुद से बना सकते हैं क्या? पेट्रोल खुद से बना सकते हैं क्या? अगर हम केमिकली प्रोसेस करें तो छोटी मोटी क्वांटिटी में बन जाएगा, उसके जैसा चीज़ या उसका कोई सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। लेकिन हम लोग को ज़िंदगी में जितनी बड़ी मात्रा में मिनरल्स का इस्तेमाल करना होता है, उतना ज़्यादा लोहा, उतना ज़्यादा कॉपर, उतना ज़्यादा कोयला, उतना ज़्यादा पेट्रोलियम, सोना, चांदी, ये चीज़ें हम लोग खुद से बना नहीं सकते। तो जो चीज़ हम बना नहीं सकते, जो चीज़ हमारे लिए रिन्यूएबल नहीं है, वो चीज़ महंगी होगी, प्रीशियस होगी, और उसका हमें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, बचा करके इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा भी है कि ये मिनरल्स बनने में, ये तो धरती के बनने के स्टेज में, धरती के अंदर में जो लावा है, जो चट्टानें बनी हैं, वो ठंडी होकर के मैग्मा बनी हैं, और उसी से इग्नस रॉक बना है, मेटामॉर्फिक रॉक बना है, या हजारों लाखों साल की प्रोसेस से कोई सेडिमेंट्री रॉक बना है, तो उसमें हमें मिनरल्स मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए मिनरल को बनाना वो नेचुरल प्रोसेस है, वो हमारे आम आदमी के बस की चीज़ है ही नहीं। और जो चीज़ प्रकृति बनाती है, लाखों साल में बनाती है, वो बहुत ही प्रीशियस होगी, और वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, उसकी कमी को तुरंत पूरा नहीं कर सकते। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर दैन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स।
ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन मिनरल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो धरती के अंदर में उसकी बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, और डेली बेसिस की बात करें तो बहुत थोड़ा बन पाता है, और जबकि हम लोग रोज़ के रोज़ उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। खुदाई ज़्यादा हो रही है, मिनरल ज़्यादा निकाला जा रहा है, और ज़मीन के अंदर में नया मिनरल बन बहुत कम रहा है ना। सो दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। इसीलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर मिनरल्स का वेस्टेज कम हो, और अगर मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो भी ज़रूरत भर ही होना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। हमें नया खान खुदाई ना करना पड़े, आज के दिन में और खुदाई करके मिनरल्स को ना निकालना पड़े। ये तो तभी हो जाएगा ना जब हमारे रोज़ की खपत खान में से निकलने वाले मिनरल की खपत से प्रोडक्शन से ज़्यादा होगी। और अगर हम अपने घर में जो लोहे के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं, पुराना साइकिल है, पुरानी फैक्ट्री का झंखार है, या इस तरह की चीज़ें हैं, इनको सही से प्रोसेस करके रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर लें, नई चीज़ बना लें, तो हमें खान से फर्दर खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग इन द लॉन्ग रन मिनरल्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं, जो हमारे भविष्य की पीढ़ी के काम आएगा, और कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये जो चैप्टर था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, इसका पार्ट 1 इसके साथ में ख़त्म होता है। और अब हम लोग थोड़ी देर के बाद में डिस्कस करेंगे इसका दूसरा हिस्सा, दूसरा सेक्शन, दैट इज़ नेम्ड एज पावर रिसोर्सेज, कि हमें बिजली कैसे मिलती है प्रकृति से, प्रकृति पर निर्भर जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनसे।